नमस्कार बच्चों। थ्री डी ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति हमारी चल रही थी और पिछले वीडियो में मैंने जो तलों का समीकरण यानी प्लेन के इक्वेशंस निकालना बताया था कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें अगर गिवन होती हैं दी जाती हैं तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन को कैसे निकाल सकते हैं। उसी क्रम में और चीज़ें बताई थी। तो 2-3 टॉपिक छूट गए थे, उस समय पूरे नहीं हो पाए थे। उन 3 टॉपिक्स को लेते हैं। ये जो टॉपिक है, पहला ये है कि अगर दो तल आपको दिए हों, दो तलों का समीकरण दिया है, तो वे दो तल जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदन करेंगे, तो वो एक रेखा बनती है। ये हम सभी जानते हैं। आप देख लीजिए, मान लीजिए ये किताब है, मैं किताब ले रही हूँ और इसका ये पेज एक तल हुआ और ये पेज दूसरा तल हुआ। तो ये तल पूरा अनंत तक जा रहा है, ये दूसरा तल है, ये अनंत तक जा रहा है। ये तल और ये तल जहाँ इंटरसेक्ट हुए इस लाइन पर, तो ये एक लाइन बन के आई। एक तल ये है, एक तल ये है, ये टेढ़ा है, ये यूँ है, लेट सपोज ये यूँ है। दोनों पैरेलल नहीं हैं। जब पैरेलल नहीं है तो क्योंकि तल सिर्फ यहीं नहीं ख़त्म हो जाता, तल तो अनंत तक जाता है। तो ये यहाँ पर आकर जब जुड़ा या एक दूसरे को काटा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पूरी एक लाइन, ये जो लाइन है एक लाइन बन के आई। तो अब इसी तरह से ये एक तल है, एक तल ये है आपका, ये लाइन, ये जो आपकी लाइन आई, इससे जाने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स हो सकते हैं। एक प्लेन ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा। आप इसी लाइन पर 360 डिग्री पर सर्कुलेट कर दो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और जितनी भी तमाम पेज है ये अलग अलग डायरेक्शन में, ये आपका एक प्लेन अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग झुकाव पर ये अलग अलग प्लेन बनते चले जाएंगे, जो सारे के सारे इसी रेखा से जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब दो प्लेन दिए हों, एक प्लेन आपको दिया हुआ है r वेक्टर डॉट n1 कैप बराबर d1, एक प्लेन दिया हुआ है। एक दूसरा प्लेन दिया हुआ है r वेक्टर डॉट n2 कैप इक्वल टू d2। ये दो प्लेन के प्रतिच्छेदन से जाने वाले जो इनफाइनाइट प्लेन्स हैं उनका समीकरण, चूँकि इनफाइनाइट प्लेन है तो इनफाइनाइट के लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लैम्डा अगर मान लें तो हम इनको निकालने का तरीका है r वेक्टर डॉट n1 कैप माइनस d1 रखा, प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर डॉट n2 कैप माइनस d2 बराबर 0। ये जो समीकरण आएगा ये उन तलों का समीकरण है। कोई एक तल नहीं है। लैम्डा के किसी खास मान के लिए, अब लैम्डा क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, तो लैम्डा के प्रत्येक लैम्डा के डिफरेंट मान के लिए एक डिफरेंट तल होगा, और इसमें ये दोनों तल भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये दिया हुआ तल और ये दिया हुआ तल का जो प्रतिच्छेदन रेखा है, इस प्रतिच्छेदन रेखा से ये तल भी होके गुजर रहा है और ये तल भी होके गुजर रहा है। तो ये दोनों तल भी इसी फैमिली में आएंगे। तो कायदे में ये फैमिली ऑफ प्लेन्स है, ये तलों का एक परिवार है, फैमिली ऑफ प्लेन्स है। ये कोई एक प्लेन को डिनोट नहीं कर रहा, बल्कि उन सभी प्लेन की इक्वेशंस है जो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जाती हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि ये वाले प्लेन और ये प्लेन के प्रतिच्छेदन से, यानी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, वो प्लेन बताइए जो किसी, अब उसमें कोई ना कोई कंडीशन आपको प्रोवाइड की होगी कि वो उस प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर लाइन दी होगी या कोई पॉइंट दिया होगा। तो उसकी सहायता से आप लैम्डा का मान ज्ञात करेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और लैम्डा की वो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको वो पर्टिकुलर खास प्लेन मिलेगा। तो जब ये क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ये समझ आएगी। बेसिकली जब आपको कोई भी दो तल दिए जाएं, चाहे वो इस रूप में हो, चाहे वो आपके
इस रूप में हो, इसे मैं P1 मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो उस समय ये, अब यहाँ तो D1 डिस्टेंस था ओरिजिन से, ये D1 डिस्टेंस नहीं है। P1 को D1 बनाने के लिए हम N1 कैप से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चाहे इस रूप में समीकरण हो, चाहे इस रूप में हो, जिस भी रूप में आपको समीकरण दिया हो, आप उसको दो तलों के या दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन लाइन से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने के लिए से पास होते हुए जितने भी आपके प्लेन्स हैं उनकी एक कंबाइंड इक्वेशन है, और ये वेक्टर फॉर्म में है। इसी तरह से अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आती है, तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। d1 ऐसे ले लेते हैं, ये पहला एक प्लेन होगा कार्टेशियन फॉर्म में, ये दूसरा प्लेन है लेट्स सपोज कार्टेशियन फॉर्म में। तो दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले जितने भी प्लेन हैं उनका कंबाइंड जो इक्वेशन होगी प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से कंबाइंड इक्वेशन आप निकालेंगे, और फिर कोई पर्टिकुलर प्लेन निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको दी जाएगी, उस कंडीशन का यूज़ करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और जब लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी तब वापस इसमें रखकर आप वो पर्टिकुलर प्लेन निकाल लेंगे। तो ये तरीका है जब आपको दिया हो दो तल और दो प्लेन्स और उनके पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, क्योंकि दो तलों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, दो तल किसी एक पॉइंट पे नहीं काटते बल्कि एक लाइन पर काटते हैं। तो ये था आपका दो तलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समस्त तलों का समीकरण निकालने का सूत्र। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट दिया हुआ है P, उससे आपको, और एक आपको प्लेन दिया हुआ है, उस पॉइंट से प्लेन की दूरी निकालनी है। ये पॉइंट P दिया हुआ है आपको, अब मैं इसको यूँ ले लेती हूँ, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, पॉजिटिव वाली ले रही हूँ आप, क्योंकि बहुत सारी लाइन हो जाएगी फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये पॉइंट P है, और ये आपको एक प्लेन दिया हुआ है, यहाँ पर ये प्लेन है। इस पॉइंट P के, अभी मैं पहले वेक्टर फॉर्म में ले रही हूँ, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश यानी OP वेक्टर ये दिया हुआ आपको, ये वेक्टर, और ये जो आपको प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d। ये आपको प्लेन दिया है, ये आपका पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, या यूँ कह लो पोजीशन वेक्टर है। तो P से इस प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालोगे? हम P से एक लाइन डालेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी Pn जो है वो परपेंडिकुलर होगा। लेट्स सपोज ये Pn है, तो Pn जो है वो प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से ये प्लेन, तो Pn इज़ द डिस्टेंस, पॉइंट P का इस प्लेन से डिस्टेंस, यानी P से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो। Pn आपका डिस्टेंस हुआ। तो अब Pn कैसे निकाला जाए? O से अगर हम कहते हैं r वेक्टर डॉट n कैप बराबर d, तो ये d क्या है? ये आपका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन डालें हम जो इस पर परपेंडिकुलर हो। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट अगर मैं A ले लेती हूँ तो OA का जो डिस्टेंस है वो D है। अब हमें Pn निकालना है, और Pn और OA दोनों
पैरेलल हैं क्योंकि पी एन भी परपेंडिकुलर है प्लेन के और ओ ए भी परपेंडिकुलर है प्लेन के। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि पी से एक प्लेन बनाएंगे, प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे जो इसके पैरेलल हो, यानी इस प्लेन के पैरेलल हो और पी से होके गुजरे। आप ये मान के चलो ये कुछ ऐसा, लेट सपोज ऐसा है ये प्लेन और ये पॉइंट यहाँ पर था, तो यहाँ से ये पॉइंट पी अगर यहाँ पर है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला गया, तब पॉइंट पी है, तो इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन हम इक्वेशन निकालेंगे। और हम वो निकाल सकते हैं क्योंकि जब हमने इक्वेशन निकाली थी, एक मिनट, इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो जब हमने इक्वेशन निकाली थी प्लेन की, तो हमने एक इक्वेशन इस तरह से निकाली थी कि किसी पॉइंट से जाए और किसी उस पर वेक्टर पैरेलल जो है परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी एक प्लेन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट पी से जाए और किसी वेक्टर एन के वो परपेंडिकुलर हो, तब, या किसी वेक्टर ए से जाए, किसी बिंदु ए से जाए जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, तब उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। तो इसी तरह से यहाँ P से एक प्लेन ड्रॉ किया गया जो पैरेलल हो इसके, तो इसी के पैरेलल यहाँ से एक प्लेन ड्रॉ किया गया। और अगर इसकी इक्वेशन हम निकालें तो निकालेंगे कैसे इस प्लेन के लिए? एक तो P पॉइंट की ज़रूरत है, वो हमारे पास है, OP का वेक्टर कितना, A वेक्टर, और ये जो n कैप जो इस पे परपेंडिकुलर है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं इसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप जो इस प्लेन से हमें दी हुई थी, इस प्लेन की इक्वेशन से जो एन कैप था वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो प्लेन हमें दिया हुआ है। चूंकि दूसरा वाला प्लेन भी इसके पैरेलल है, तो जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो एन कैप इस पे भी परपेंडिकुलर है। तो वो प्लेन जो पॉइंट पी से होके जा रहा है और एन कैप पर, यहाँ एन वेक्टर की जगह क्या आएगा, एन कैप, तो एन कैप पे परपेंडिकुलर है, तो इसकी इक्वेशन इस फॉर्मूले से बैठी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप बराबर 0। तो ये हुआ आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप बराबर 0। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर एक वेक्टर डॉट एन कैप। इसको अगर मैं डी डैश मान लूँ तो अब ये इस इक्वेशन, इस प्लेन की इक्वेशन आ गई इस रूप में। और जब इस रूप में इक्वेशन होती है तो सीधी सी ये डी डैश, यानी जब ये एन कैप होता है तो ये डी डैश क्या शो करता है, इस प्लेन का डिस्टेंस शो करता है। कहाँ से? आपके मूल बिंदु से। तो अब ये अगर ओ ए इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर था तो ओ ए इस प्लेन को निश्चित किसी ना किसी पॉइंट पे काटेगा, और वो पॉइंट हम एन ए डैश अगर मान लें तो इस तरह से ओ ए डैश क्या हो गया, डी डैश के बराबर। तो ये ओ ए डैश जो दूरी हुई वो कितनी, डी डैश के बराबर। और चूंकि पी ए डैश इसी प्लेन पर है, इसी प्लेन पर एक लाइन है, तो एक तरह से ये आपका रेक्टेंगल बन गया। तो ये पी ए डैश और ये डिस्टेंस बराबर हो गए, तो पी एन किसके बराबर हो गया, ए डैश ए के बराबर हो गया। तो जो पी एन जो डिस्टेंस निकालना था वो ए डैश ए के बराबर हुआ। और ए डैश ए कैसे निकालेंगे, ओ ए माइनस ओ ए डैश, और ओ ए कितना था, ये डी जो था वो ओ ए था, तो ये हो गया डी माइनस डी डैश। और डी डैश क्या था आपका, ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो इस तरह से जो डिस्टेंस निकला, दूरी निकली, वो हुआ डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये उस केस के लिए है जब आपको वेक्टर इक्वेशन एन कैप के रूप में दी हो। लेकिन अगर यही आपको किस रूप में दी हो, आर वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर
बराबर डी के फॉर्म में दिया हो, तो अब ये जो डी है ये डिस्टेंस नहीं होगा, तो डिस्टेंस इस वाले फॉर्म में निकालने के लिए आप दोनों तरफ किससे, एन वेक्टर से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसमें भी ये वाला पोजीशन भी एन कैप से डिवाइड होगा और ये वाला भी एन कैप से डिवाइड होगा। तो इन केस जब आपको इस तरह का वेक्टर इक्वेशन दिया होगा, मतलब किसके लिए, प्लेन के लिए, दोनों में फ़र्क समझिए। यहाँ एन कैप इकाई सदिश है, यहाँ एन कैप एन वेक्टर इकाई सदिश नहीं है। सदिश दोनों पैरेलल हैं, एन कैप भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, एन वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, पर ये इकाई सदिश है, ये इकाई सदिश नहीं है। तो ये इकाई सदिश होता तभी ये मूल बिंदु से दूरी होती, लेकिन अगर ये इकाई सदिश नहीं है तो ये मूल बिंदु से दूरी नहीं होगी। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हमें एन वेक्टर का मॉडुलस से हम डिवाइड करेंगे। अब जो इक्वेशन बन के आएगी, यानी ये जो है अब ये दूरी बन के आएगी। तो इस रूप में अगर इक्वेशन दिया है तो यहाँ डी ना आके क्या आएगा, डी अपॉन एन वेक्टर आएगा, और एन कैप की जगह भी एन वेक्टर अपॉन एन कैप आएगा। तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट एन। हालांकि मॉडुलस से फ़र्क नहीं पड़ता, बुक में ये इस रूप में दिया है आपको, मतलब बुक यूँ भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ये मॉडुलस से डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो इन केस नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव किया जाता है। तो इस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशन मिलती है तब इसका फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर माइनस डी अपॉन एन वेक्टर का आपकी दूरी। तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसी में फर्दर अगर मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं प्लेन की, आप देखेंगे तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा 0, तो डिस्टेंस किसके बराबर रह जाएगा डी। और इस वाले फॉर्मूले में ए वेक्टर कितना हुआ 0, तो डिस्टेंस क्या रह गया डी अपॉन एन कैप। और वही चीज़ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब इसी में ये कार्टेशियन फॉर्म में होती है इक्वेशन। अगर कार्टेशियन फॉर्म में होती है तो बिंदु P जो है उसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, लेट सपोज x1 y1 z1, और जो समीकरण दिया होगा आपको प्लेन का वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। अब इससे इसके बीच में जब दूरी निकालेंगे तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने फिर से बता दूं, जो दूरी निकाली थी हमने क्या बताई थी, ए वेक्टर डॉट एन कैप माइनस डी, ये आपकी दूरी निकली थी। यहाँ ए बी A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो ये एन कैप का ना होके एन वेक्टर जो होगा वो होगा A1I प्लस B1J प्लस C1 के। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आपको आती है तब आप यहाँ कायदे में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि ये एन कैप के फॉर्म में नहीं है। हाँ, अगर इन तीनों का अंडर रूट 1 होता, अगर 1 होता तब ये एल एम और एन के रूप में कही जाती, यानी ये डायरेक्शन कोसाइंस बन जाती। एनीवे, तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा, अगर इस रूप में आपकी इक्वेशन आती है तो आपका बैठेगा a1 x1, अब चूंकि एक ही प्लेन है तो ए बी सी मान लो, क्योंकि एक ही प्लेन है, दो प्लेन तो है नहीं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये सीधा फॉर्मूला आपका लगेगा कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन आती है। और इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक, एक रेखा दी हुई है, एक तल दिया हुआ, इनके बीच में समीकरण निकालना है। ये कोई तल दिया हुआ आपका, और इस तल का आपका
इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक रेखा दी हुई है, ये रेखा चली गई तो इसने इस तल को किसी पॉइंट ओ पे काटा लेट सपोज। तो इस रेखा और तल के बीच में कैसे निकालेंगे आप एंगल कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से जहाँ ये काट के जा रही है, जैसे कि ये आपका तल है और ये रेखा इस तरह से काटते हुए जा रही है जैसे मेरा पेन है, तो जहाँ भी ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट को अगर मैं ओ मानती हूँ, उस पॉइंट से ये कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी किसी भी डायरेक्शन में। तो इधर मैंने लेट सपोज एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये रेखा और ये लाइन के बीच में ये जो एंगल है, ये रेखा जा रही है क्योंकि वो 3D में नहीं दिखाया जा सकता, ये एंगल पूछा है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है, टेढ़ी है, देख रहे हैं आप। थोड़ा कैमरे में दिखने में भी दिक्कत होगी, सामने से पढ़ाने में अलग बात होती, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया आपका थीटा एंगल लेट सपोज, तो ये थीटा एंगल आपसे पूछा है। और लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस प्लेन की इक्वेशन है। मैं फिर बता रही हूँ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर किसी लाइन की इक्वेशन है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस, मैं डायरेक्शन रेशियोज या कह लो डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? वेक्टर बी डिसाइड करता है। आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, तो डी तो मूल बिंदु से दूरी हुई, ये एन कैप क्या है? ये उस रेखा के आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, दिक कोजियाँ हैं जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो जितनी भी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगी, जितनी भी, उन सब का डायरेक्शन यानी वे सारी की सारी पैरेलल होंगी किसके? एन कैप के। अगर एन कैप होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसे करके। तो ये बताना चाह रही थी। तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ इस जो जिस पे कटान बिंदु है, यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल 90 डिग्री बनाती हुई जो लाइन जा रही है, ये होगा एन कैप। और ये किसके पैरेलल है? बी कैप वेक्टर के। तो कायदे में एन कैप और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या बन के आया? ये थीटा था, तो ये रह गया 90 माइनस थीटा। तो इस एन कैप और बी के बीच में अगर हम फॉर्मूला लगाएं, मतलब एंगल निकालना हो, क्योंकि इसका तो हमें डायरेक्शन पता नहीं, प्लेन में तो कोई, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक रेखा की होती है, प्लेन की नहीं। तो ये जो प्लेन है, इस पे तो तमाम रेखाएं जितनी इस पे आएंगी, वे उन सब की डायरेक्शन रेशियोज अलग होंगी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग है। लेकिन जितना भी परपेंडिकुलर है जो है इस लाइन, इस प्लेन के, वो परपेंडिकुलर सबकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो वो हमें एन कैप दिया हुआ है। तो अब हम एंगल दो वेक्टर्स के बीच में निकाल सकते हैं, प्लेन और लाइन के बीच में नहीं निकाल सकते किसी फॉर्मूले से। तो इनके बीच में अगर 90 माइनस थीटा है एंगल, तो हम कहेंगे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एन कैप डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन, तो 1 होता ही है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं, बी कैप। ये आपका, तो अगर ये इस फॉर्म में है तो ये हो गया बी वेक्टर, क्योंकि एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका इस फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर ये एन वेक्टर के फॉर्म में होता तो यहाँ आता एन वेक्टर और ये एन कैप। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना साइन थीटा, यानी हर जगह कॉस थीटा निकालते थे, यहाँ से साइन थीटा है। अगर आपको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी के फॉर्म में इक्वेशन दिया है, और अगर एन कैप के फॉर्म में दिया है, तो आप क्या करेंगे? एन कैप किसी भी वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा, यूनिट वेक्टर तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बी वेक्टर ही रहेगा, और उसका डिस्टेंस भी, तो ये वेक्टर बी अपॉन बी बन जाएगा। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। सॉरी, ये बी वेक्टर नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, ये नहीं, सॉरी ये गलत हो गया, ये इस फॉर्मूले से लगेगा, बस फॉर्मूला लगा लीजिएगा। बस मॉडुलस एन कैप जो है वो 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाई करके वो ये सेम नहीं आएगा।
तो 1 से मल्टीप्लाई होता जाएगा जो भी वी कैप है। तो खैर ये फॉर्मूला लगेगा। तो इस तरह से ये आपका एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन की इक्वेशन बन के आएगी। तो हर बार आपको देखना है कि आपको प्लेन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी है। ये फॉर्म दी है तो उससे ये फॉर्म निकाली जा सकती है। तो ये था आपका सारा पॉइंट। अब हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे 11.3 पे। जब क्वेश्चंस करेंगे आपको एक एक टॉपिक बहुत आराम से क्लियर होता जाएगा। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि जितने भी ये केसेस दिए हुए हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनमें आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है नॉर्मल टू द प्लेन और फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जितनी भी इक्वेशंस दे रखी हैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में दी है। तो मैं फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। अगर कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 अगर एक इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, तब ए बी सी इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, यानी दिक् अनुपात होंगे। और अगर ये दिक् अनुपात होंगे तो दिक् को ज्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। कभी डायरेक्शन रेशियोज दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइंस से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब इनके स्क्वायर से डिवाइड कर, डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस कैसे बनाते हैं, a अपॉन इन तीनों के स्क्वायर का अंडर रूट से सभी को डिवाइड करने पर जो आपको मिलेगा दैट विल बी डायरेक्शन कोसाइंस। और कायदे में इस पूरी इक्वेशन को अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर इस तरह से इक्वेशन को बना दें तो अब ये और ये एल एम एन यानी ये डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे और इसका मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से दूरी बन जाएगा। तो इस तरह से जो पहला आपका पार्ट आएगा वो दे रखा है z बराबर 2। तो z बराबर 2 को जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड माइनस 2 बराबर 0। तो a कितना हुआ 0, b कितना हुआ 0, c कितना हुआ 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हुआ 1। तो जब इन तीनों का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आ जाता है तो इनको अगर डिवाइड करेंगे सबको तो वो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब यही इसके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे और इसका मॉडुलस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डायरेक्शन कोसाइंस इन्हें शॉर्ट फॉर्म में मैं डीसीज लिखती हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस आप समझ जाइएगा, वो होंगे 0 0 1 और मूल बिंदु से दूरी यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा मॉडुलस ऑफ -2 यानी 2, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक् को ज्या। बी पार्ट देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। इधर रखो या इधर रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x का जो कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 यानी a भी 1 b भी 1 c भी 1। तो तीनों का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर का सम का अंडर रूट 3, सबको अंडर रूट 3 से अगर भाग दे दें
पूरी इक्वेशन को, इसे इधर रखो या इधर रखो एक ही बात है, क्योंकि जो भी आएगा मॉडुलस में ही आएगा। तो अब डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा 1/√3। चूँकि ये प्लस है, प्लस में ही रखना है, मॉडुलस लिख लो, और ये मॉडुलस इतना ही आएगा। तो इस तरह से आपके ये डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो निकलेंगे। सी पार्ट को देखेंगे। 2x + 3y - z बराबर 5। 2, 3, -1 ये हैं आपके क्या, डायरेक्शन रेशियोज। डीआर्स। तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर यानी 4 + 9 + 1 यानी √14 से सबको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे आपके होंगे 2/√14 दिक्कोजिया, 3/√14 -1/√14। डायरेक्शन कोसाइंस में माइनस प्लस भी मैथ में रखता है, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये मॉडुलस नहीं होता। और जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो है 5/√14। डी पार्ट है 5y + 8 = 0, तो इसको आप लिखेंगे 0x + 5y + 0z बराबर -8। अगर लिखते हो उधर, नहीं तो इधर लिख लो, एक ही बात है। तो a कितना हुआ 0, b कितना हुआ 5 और c कितना हुआ 0। तो 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + c का स्क्वायर बराबर 0, मतलब इनके स्क्वायर के अंडर रूट के सम से अगर करें तो ये 5 ही आएगा। तो पूरे को 5 से डिवाइड करने पर 0x + 1y + 0z बराबर -8/5। तब डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे वो होंगे 0, 1, 0, 0, 1, 0, यानी ये क्या डायरेक्शन शो कर रहा है, ये वाई एक्सिस को शो कर रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। और डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगी मूल बिंदु से दूरी होगा -8/5 मॉडुलस, यानी 8/5, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए, वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। याद करना है उस तल का, किसी तल का डेफिनेटली, जो एक डिस्टेंस 7 यूनिट्स पे हो और नॉर्मल टू द वेक्टर 3i + 5j - 6k, यानी जिसकी जो दूरी हो वो तो हो 7 यूनिट, और जो किसी वेक्टर पे नॉर्मल हो, यानी इस पे जो नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर कितना हुआ 3i + 5j - 6k। तो बताया था आपको कि अगर मूल बिंदु से दूरी दिया हो तो वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। एन कैप इकाई सदिश जो उस पर परपेंडिकुलर हो, ये भी परपेंडिकुलर है पर ये इकाई नहीं है, तो इसको एन कैप कैसे बनाएंगे, एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन। तो ये हो गया 3i + 5j - 6k अपॉन 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 + 36 + 9। तो ये हो गया 3i + 5j - 6k अपॉन 9 + 25 + 36। तो ये हो गया
36 और 9, 45, 45 और 25 हो गया 70। तो इक्वेशन हो गई आर वेक्टर डॉट एन कैप की जगह 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन √70 इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई आर वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k इज इक्वल्स टू 7 √70। ये हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वेक्टर इक्वेशंस दे रखी हैं, उन्हें कार्टेशियन इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है। कार्तिक तल के रूप में समीकरण याद कीजिए। तलों के डेफिनेटली कार्तिक तल के रूप में दिए हुए तलों का समीकरण याद कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट जो है वो दे रखा है आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर 2। तो इनको या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, दो तरीके से उसे कर सकते हैं। जब भी कभी आप वेक्टर इक्वेशन को कार्तिक फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आर वेक्टर को आप रिप्लेस करो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से, और यहाँ जब रखोगे एक्स आई प्लस वाई जेड जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के बराबर 2। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बन जाएगा एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 1 इंटू जेड, तो माइनस जेड बराबर 2। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। डायरेक्टली आप कैसे करेंगे? डायरेक्टली आप कहते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस by प्लस सी जेड डी बराबर 0 आपका समीकरण है। तो डी तो ये कांस्टेंट हो गया, उल्टे हाथ पे लाने पे -2 अगर इधर आता है, या इसे डी ले लो, ऐसे करके ले लो, डी इधर ले लो, ठीक। तो डी तो 2 हो गया। अब ये ए बी सी ये क्या होंगे? ये ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसकी कोफिशिएंट्स होंगे, और यहाँ प्लेन की ये जो वेक्टर है ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर ही है, तो उसके कोफिशिएंट है 1 1 -1। तो ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह -1 आप रखेंगे तो यू गेट द सेम आंसर। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है ये है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 1। तो अब डायरेक्टली मैं कह सकती हूँ a की जगह 2, तो ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z बराबर 1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तीसरी इक्वेशन है आपकी आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस t इंटू j प्लस 2s प्लस t k बराबर 15। तो अब a की जगह s माइनस 2t, 3 माइनस t, b की जगह, तो ये इक्वेशन हो जाएगी s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस t इंटू वाई प्लस 2s प्लस t इंटू जेड इक्वल टू 15। बिल्कुल सेम तरीके से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। 4 पार्ट दे रखे हैं, प्रत्येक पार्ट में आपको अगर मूल बिंदु से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो जहाँ जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। यानी अगर ये प्लेन है आपका और ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस
ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, तो इस मूल बिंदु से अगर इस पर प्लेन पर लंब डाला जाए ओ पी, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछिए आपसे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये देखेंगे आप। ये मूल बिंदु है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी जो लंब डाला गया उसका जो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या फुट कह लो, जिस पर ये काट रहा है इस तल को, वो उसके कोऑर्डिनेट अगर मैं x1 y1 z1 मान लेती हूँ, तब OP वेक्टर जो है, ये OP वेक्टर जो है, इसके डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो होंगे x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, यानी x1 y1 z1। और अगर ये वेक्टर की इक्वेशन, ये आपका जो प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन अगर r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d है, तो n वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इस तल पर क्या है 90 डिग्री, और OP भी क्या है 90 डिग्री। तो इसका मतलब OP वेक्टर और n वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर पैरेलल हो गए तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी रेशियो बराबर होगी, उनका अनुपात बराबर होगा। दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं, हमें कहें कि अगर a1x a1i प्लस b1j प्लस c1k एक वेक्टर है और a2i प्लस b2j प्लस c2k दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर a है पहला वाला और ये वेक्टर b है लेट सपोज, और अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस तरह से जब OP और n वेक्टर पैरेलल होंगे तो OP के डायरेक्शन रेशियोज x1 y1 z1 और n वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए a1x प्लस b1 a1i प्लस b1j प्लस c1k है, तो इसका मतलब x1 अपॉन a1 प्लस इक्वल टू y1 अपॉन b1 z1 अपॉन c1, ये तीनों रेशियो इक्वल होंगी। और जब ये इक्वल होंगी तो इसको अगर मैं k मान लूँ तो x1 जो होगा वो होगा k a1, y1 होगा k b1, z1 होगा k c1। और अब चूंकि ये x1 y1 z1 इस तल पर ही स्थित हैं, तो इस तल को संतुष्ट करेंगे। तो r वेक्टर की जगह में ये एक्स वाई जेड, जो r वेक्टर को हम xi प्लस वाई जे प्लस जेड के मान के चलते थे, तो x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 रखेंगे, तो ये इसको निश्चित तौर पे संतुष्ट करेगा। और संतुष्ट करेगा तो फिर हम उससे लैम्डा के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो क्वेश्चंस में कैसे इसको करते हैं ये देखेंगे। तो पहला पार्ट ये दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 बराबर 0। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में है। आपसे कहते हैं मूल बिंदु से एक लंब इस प्लेन पे डाला गया, तो जहाँ वो पड़ा, वो लंब जहाँ पड़ा उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप कहेंगे लेट P इज द पॉइंट, या P वह बिंदु है, माना P वह बिंदु है जहाँ, या कह लोगे P एक मिनट, जहाँ एक मिनट, माना P तल पर वह बिंदु है जहाँ से OP परपेंडिकुलर है किसके, तल के, यानी फुट ऑफ द P इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। और लेट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x1 y1 z1,
देयरफॉर ओपी वेक्टर या ओपी वेक्टर के या ओपी के दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियोज होंगे x1 -0, y1 -0 या z1 -0 या सीधा सा आप कह सकते हैं x1 y1 z1। आप कहेंगे तल के यानी तल के परपेंडिकुलर यानी लंब, तल के लंब के दिक् अनुपात हैं 2, 3, 4। 2, 3, 4 चूंकि ओपी परपेंडिकुलर टू या तल पर लंब है, अतः x1/2 बराबर y1/3 बराबर z1/4। और इसको हमने मान लीजिए लैम्डा मान लिया, माना। तो इस तरह से x1 के कोऑर्डिनेट होंगे 2 लैम्डा, y1 होगा 3 लैम्डा, z1 होगा 4 लैम्डा। अब चूंकि ये पॉइंट P इस प्लेन पर भी है तो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह यानी x1 y1 z1 इस पॉइंट इस लाइन पर भी इस प्लेन पर भी है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये होगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा -12 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा बराबर 12। 16 4 तो ये 29 लैम्डा बराबर 12। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 12/29। तो जो पॉइंट होंगे वो होगा 24/29। अतः फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा आपका 2 लैम्डा, मतलब 2 लैम्डा की वैल्यू 12/29, 3 लैम्डा 3 इंटू 12/29, 4 लैम्डा 4 इंटू 12/29। तो ये बैठा 24/29, 36/29, 48/29। ये था आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। बी पार्ट पे आएंगे 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिखेंगे 0x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। तो उसी तरह से लेट p के कोऑर्डिनेट हैं is the foot of perpendicular from origin, therefore direction ratios of OP is equals to x1 y1 z1। प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये होगा x1/0 0, y1/3 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं। z1/4 इज इक्वल्स टू, इसे हम कहते हैं कि लेट के मान लो लैम्डा कुछ ही मान लो कांस्टेंट है। तो x1 हो गया 0k, y1 हो गया 3k, z1 हो गया 4k। x1 y1 z1 ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन, देयरफॉर 0 तो है ही नहीं। 3 इंटू 3k, 4 इंटू 4k
माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 9 प्लस 16 यानी 25k इज इक्वल्स टू 6 एंड k की वैल्यू आ गई 6/25। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0k तो 0 ही हो गया, y1 हो गया 3 इंटू 6/25 और z1 हो गया 4 इंटू 6/25 यानी कि 0, 18/25, 24/25। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके p के। सी पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फिर वही p कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसका जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज़ 1 1 1 1 1 1, तो x1/1, y1/1, z1/1 बराबर k। तो x1 हो गया k, y1 भी k, z1 भी k। अभी तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो k प्लस k इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू 1, तो k कम्स आउट टू 1/3। इसलिए जो पॉइंट्स हो गए p 1/3, 1/3, 1/3। मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। और अब आएंगे डी पार्ट पे। डी पॉइंट है, डी प्लेन है 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी 0x प्लस 5y प्लस 0z प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लेट p जो है उसके x1, y1, z1 है p के कोऑर्डिनेट्स। तो OP के दिक् अनुपात x1, y1, z1, देयरफॉर x1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट, x का कोफिशेंट, y1 अपॉन y का कोफिशेंट, z1 अपॉन z का कोफिशेंट इक्वल टू k। लेट तो x1 हुआ 0k यानी 0, y1 हुआ 5k, z1 हुआ 0k यानी 0। x1, y1, z1 इस प्लेन पर स्थित हैं, अतः इसको संतुष्ट करेंगे। तो इटली 5 इंटू 5k प्लस 8 इक्वल टू 0, तो k आ गया आपका -8/25। तो इस वजह से जो पॉइंट हुए 0, अच्छा कुछ यहाँ 5 इंटू -8/25 और ये हो गया 0, तो हो गया 0 -8/5 0। पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती होगी ऐसा लग रहा है। सही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कीजिए, आगे के क्वेश्चंस में अगले एक्सरसाइज में कराऊंगी। थैंक यू।